आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानेंगे। इसकी भूमिका। इतिहास शब्द इति धन हास के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही हुआ होगा या ऐसा ही हुआ था। भारतीय इतिहास आदर्शवाद और अध्यात्मवाद पर आधारित है, जबकि पाश्चात्य इतिहास यथार्थवाद पर आधारित है। भारतीय इतिहास का हमें सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। महान इतिहासकार जो है हेरोडोटस ने इतिहास के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। पहला खोज, दूसरा गवेषणा, तीसरा अनुसंधान। खोज होती है इतिहास में, गवेषणा होती है भाषा में और अनुसंधान होता है विज्ञान में। इतिहास लेखन में 2 शर्तों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। कि इतिहास लेखन में 2 शर्तों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहला कालक्रम का और दूसरा उस काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएं। अब हम साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में जानेंगे। इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ निम्नलिखित है। पहली है वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति को गारसादत्त तासी व शिव सिंह सेंगर ने अपनाया। इस पद्धति को किसने अपनाया? गारसादत्त तासी और शिव सिंह सेंगर ने। इसमें कवियों का वर्णन अंग्रेजी वर्णक्रम को आधार बनाकर किया गया, अर्थात कबीर और केशव दोनों का वर्णन एक साथ किया गया। जबकि हम देखते हैं कि कबीर का जन्म तो 1398 ईस्वी में होता है और केशव दास जी का जन्म 1555 ईस्वी में होता है। तो इतिहासकारों ने इसे सही नहीं माना और इस पद्धति में लिखे ग्रंथों को साहित्यकार कोश ग्रंथ की संज्ञा दी। इसे इतिहास लेखन की सबसे भद्दी और दोषपूर्ण पद्धति माना गया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं शताब्दी में गारसादत्त तासी के द्वारा लिखित इस्तवार दैला लित्रेतुर एंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ से माना जाता है। ये मोस्ट है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ कब से माना जाता है, यानी कि 19वीं शताब्दी से और गारसादत्त तासी के द्वारा रचित इस्तवार दैला लित्रेतुर एंदोई ये हिंदुस्तानी ग्रंथ से। दूसरी पद्धति आती है हमारी कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में कवियों का वर्णन उनके कालक्रम के अनुसार किया गया, परंतु इतिहास लेखन की दूसरी शर्त इसमें नहीं अपनाई गई और इसलिए विद्वानों ने इस पद्धति में लिखे ग्रंथों को इतिहास ग्रंथ के रूप में स्वीकृत नहीं किया। इस पद्धति को ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने अपनाया। वेरी मोस्ट कि इस पद्धति को किसने अपनाया? तो ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने अपनाया। उर्दू में इस पद्धति को मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अंग्रेजी में डॉक्टर जॉनसन ने अपनाया। तीसरी पद्धति आती है हमारी वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में भी वही कमी थी जो कालानुक्रम पद्धति में थी, यानी कि दूसरी जो शर्त का पालन नहीं किया गया, इसलिए विद्वानों ने इस पद्धति को भी शोध कार्यों के लिए उपयोगी माना। वर्तमान में इस पद्धति का प्रयोग शोध कार्यों में किया जाता है। चौथी पद्धति आती है हमारी विधेयवादी पद्धति। ये वेरी मोस्ट है क्योंकि यह अंग्रेजी के पॉजिटिविज्म का हिंदी रूपांतरण है। इस पद्धति के प्रवर्तक थे, यानी इस पद्धति का जो प्रारंभ किया वो फ्रेंच विद्वान थे, तेन या वेन। इन्होंने इतिहास के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। पहला जाति, दूसरा वातावरण, तीसरा क्षण विशेष। और विधेयवादी पद्धति को अपनाने का जो श्रेय है वो शुक्ल जी को जाता है, अर्थात उनके बाद इसे भारत में इस पद्धति के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह ने भी इस पद्धति को अपनाया। इस पद्धति में इतिहास लेखन की दोनों शर्तों को अपनाया गया, इसलिए विद्वानों ने शुक्ल जी के इतिहास को प्रमाणिक माना है। 5वीं और अंतिम हमारी पद्धति आती है वो आती है समाजशास्त्री पद्धति। इस पद्धति का आधार माना जाता है कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो कार्ल मार्क्स का है, उसमें 2 वर्ग होते हैं, एक तो सर्वहारा वर्ग और एक शोषक और शोषित, 2 वर्गों में विभाजित होता है।
अर्थात इस पद्धति को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनाया। इस पद्धति में किसी भी इतिहास ग्रंथ की रचना नहीं की गई। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास से, हिंदी साहित्य इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे जो दृष्टि पब्लिकेशन से हमने लिए हैं। पहला आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कवि वृत्त संग्रह कहा। कि जो शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा उन्हें क्या कहा? कवि वृत्त संग्रह। जो शिव सिंह सरोज है, शिव सिंह सेंगर जी द्वारा रचित, जो 1883 में रचा गया है, इसे कवि वृत्त संग्रह कहा गया। दूसरा आता है हमारा मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसे बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा गया, जो ग्रियर्सन ने लिखा 1888 ईस्वी के अंतर्गत। तीसरा आता है मिश्र बंधु विनोद, जो 1913 में लिखा गया, इसे बड़ा भारी और प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा गया। ये हमारे यूजीसी नेट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये आगे देखेंगे हम हिंदी साहित्य के संदर्भ में शुक्ल महत्वपूर्ण कथन जो हमने दृष्टि पब्लिकेशन से लिए हैं। पहला आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। कि प्रत्येक देश का साहित्य उसकी जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही क्या कहलाता है? साहित्य का इतिहास कहलाता है। शुक्ल जी कहते हैं कि प्रत्येक जनता की जो चित्तवृत्ति है उनका संचित प्रतिबिंब ही क्या होता है? साहित्य होता है। जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन आता जाता है वैसे वैसे साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है और आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही क्या कहलाता है? साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। दूसरा कथन आता है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना है। फिर देखेंगे हम शुक्ल जी के अनुसार कि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। क्योंकि शुक्ल जी ने अपने इतिहास में प्रवृत्तियों यानी विशेषताओं को महत्वपूर्ण माना तो उन्होंने कहा कि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की क्या है? प्रतिध्वनि। किसी काल का विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता है। शुक्ल जी कहते हैं कि किसी काल का विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्सों को डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता, क्योंकि उन्होंने पूर्व के जो इतिहासकार हैं उनकी आलोचना करते हुए लिखा था कि किसी काल का विस्तार लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। शुक्ल जी कहते हैं कि आधुनिक काल में जो गद्य का जो विकास होता है वो सबसे प्रधान घटना कौन सी है? साहित्यिक घटना है। और शुक्ल जी ने आधुनिक काल के अंतर्गत आधुनिक काल की जो शुरुआत मानी है, आधुनिक काल की शुरुआत मानी है वो मानी है नाटक से मानी है, यानी कि नाटक विधा से उन्होंने आधुनिक काल की शुरुआत मानी है। दूसरा कथन आता है हेगले का कथन। हेगले का इतिहास दर्शन द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहलाता है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया था। हेगले का इतिहास दर्शन द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहलाता है। आगे चलते हैं हम। अगला कथन आता है शुक्ल जी का कि किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं। कि मैंने जो विचार प्रकट किए हैं वे क्या है? दिग्दर्शन के लिए हैं। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती।
दूसरी दूसरा कथन आता है, किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं। शुक्ल जी कह रहे हैं कि किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए है। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। ये शुक्ल जी का कथन है जो यूजीसी नेट 2020 के अंतर्गत पूछा गया था। तीसरा आता है, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर बला मोल लेना ही समझ पड़ता था। कि शुक्ल जी कहते हैं कि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ भी लिखना क्या कहलाता है, सिर पर एक बला मोल लेने के समान है। शुक्ल जी कहते हैं कि कवियों के परिचयात्मक वर्णन विवरण मैंने प्राय मिस्र बंधु विनोद से लिए हैं। शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य इतिहास लिखा उसमें सबसे सर्वाधिक जो विवरण है वो किससे लिए हैं, तो मिस्र बंधु विनोद से लिए। जो मिस्र बंधु विनोद लिखा था मिस्र बंधुओं ने। इन्होंने लिखा कि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। कि शुक्ल जी कहते हैं कि मुझे एक हिंदी साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। अगला आता है कि 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रबुद्ध सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों केवल कालक्रम में गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्याय में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व और उत्तर इत्यादि खंडों में मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकते। शुक्ल जी कहते हैं जो पुराने लेखक थे उनके बारे में आलोचनात्मक विवरण में लिखते हैं कि आदि, मध्य, पूर्व और उत्तर इत्यादि कालखंडों में बांटकर आंखें मूंद कर बांट देना, यह न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं आता है, और किसी वृत्त संग्रह को हम इतिहास नहीं बना सकते। इसलिए उसके समस्त विशेषताओं पर ध्यान रखते हुए हम इतिहास लेखन कर सकते हैं। यह नेट 2020 के अंतर्गत पूछा गया था कि शुक्ल जी का कथन है। अगला आता है, वाल्तेयर के अनुसार इतिहास दर्शन इतिहास के चिंतन की विधि है। वेरी मोस्ट है कि वॉल्टेयर के अनुसार इतिहास दर्शन इतिहास के चिंतन की विधि है। अब हम पढ़ेंगे साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। पहले इतिहासकार आते हैं गार्सा डे तासी। इन्होंने इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की। इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत तो की गार्सा डे तासी ने, जबकि भारतीय इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत करी शिव सिंह सेंगर से मानी जाती है। यानी कि इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत करने वाले थे तासी और भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत करने वाले थे शिव सिंह सेंगर। तो भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत करी किसने? शिव सिंह सेंगर ने। भारतीय इतिहास परंपरा। आगे ये फ्रांस के रहने वाले थे कि गार्सा डे तासी फ्रांस के रहने वाले थे और भारत के अंदर उर्दू के प्रोफेसर थे। इन्होंने ग्रंथ लिखा इस्तवार दैला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी इतिहास ग्रंथ की रचना की। कि गार्सा डे तासी का कौन सा ग्रंथ था? तो इस्तवार दैला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ। कि जो गार्सा डे तासी का ग्रंथ था वह 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ। पहले संस्करण के 2 भाग हैं। पहला भाग 1839 ईस्वी में आया जिसमें कवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। दूसरा भाग यानी कि पहले संस्करण का जो दूसरा भाग है वो 1847 में आया जिसमें कवियों की रचनाओं का उल्लेख मिलता है। जो दूसरा संस्करण है वो 1871 में आया और जिसके 3 खंड हैं। यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया।
मेरी मोस्ट है कि ये ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। कितने संस्करणों में प्रकाशित हुआ और ये कहाँ के रहने वाले थे। लेखन परंपरा की शुरुआत किसने की, तो ये गार्सा दे तासी ने। इस ग्रंथ को ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया। कि इस ग्रंथ को ब्रिटेन और आयरलैंड की जो प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति थी उसने पेरिस में प्रकाशित किया। इस ग्रंथ का अनुवाद लक्ष्मी नारायण वात्सेन, जिन्हें सागर के नाम से भी जाना जाता है, 1952 ईस्वी में हिंदुई साहित्य इतिहास नाम से किया गया। कि जो गार्सा दे तासी का जो ग्रंथ है हमारा इस्तवार देला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी, इसका जो हिंदी अनुवाद है वो लक्ष्मी नारायण वात्सेन के द्वारा 1952 में हिंदुई साहित्य इतिहास नाम से किया था। और इस ग्रंथ में कुल 738 कवि थे। कि इस ग्रंथ में कुल कितने कवि लिए गए, तो 738, जो कितनी पुस्तकों से लिए गए, 66 पुस्तकों से ग्रहण किए गए थे, जिनमें से 72 या 70 तो क्या थे, हिंदी के थे। और हिंदी की पुस्तकें थी इसमें, वो थी 11, यानी कि 11 पुस्तकों से 72 या 70 कवि लिए गए। इसके दो विवरण मिलते हैं, कहीं 70 मिलता है और कहीं हमें 72 मिलता है। तो हिंदी की पुस्तकें तो थी 11 और टोटल कवि लिए गए थे 738 और पुस्तकें थी टोटल 66। गार्सा दे तासी ने हिंदुई को कहा है हिंदुस्तान की रोमांस भाषा। कि गार्सा दे तासी ने हिंदुई को कहा है हिंदुस्तान की रोमांस भाषा कहा है। कि गार्सा दे तासी ने हिंदुई को हिंदुस्तान की रोमांस भाषा कहा है। आगे चलते हैं। इसमें इन कवियों में 72 या 70 कवि हिंदी के थे, जो 11 हिंदी की पुस्तकों से ग्रहण किए गए थे। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने तासी को प्रथम इतिहास लेखक के रूप में स्वीकृत किया। जो नलिन विलोचन शर्मा थे उन्होंने तासी को क्या माना, प्रथम इतिहास लेखक के रूप में स्वीकृत किया। और गार्सा दे तासी ने इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाई। दूसरे इतिहास लेखक आते हैं हमारे मोहम्मद करीमुद्दीन। इन्होंने ग्रंथ लिखा अपना 1848 ईस्वी के अंतर्गत तज़किरा ई सूरा ई हिंदी इतिहास ग्रंथ की रचना की। ये पहले मुस्लिम इतिहासकार रहे और इसमें इन्होंने 1004 कवियों का वर्णन किया, जिनमें से 62 हिंदी के थे। कि जो मोहम्मद करीमुद्दीन थे इन्होंने 1848 में तज़किरा ई सूरा ए हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसमें 1004 कवियों का वर्णन दिया और जिसमें से 62 क्या थे, हिंदी के कवि थे। तीसरे आते हैं हमारे इतिहासकार महेश दत्त शुक्ल। इन्होंने 1873 ईस्वी के अंतर्गत भाषा काव्य संग्रह नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। कि महेश दत्त शुक्ल जी ने का जो ग्रंथ लिखा वो कौन सा था, भाषा काव्य संग्रह। ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ था। यह ग्रंथ नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। लेकिन भारत के अंदर जो हिंदी साहित्य परंपरा की जो शुरुआत करने वाले तो थे कौन, शिव सिंह सेंगर। ये तो हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ था, लेकिन परंपरा की शुरुआत करने वाले थे शिव सिंह सेंगर। चौथे आते हैं हमारे शिव सिंह सेंगर। ये भारतीय इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत करने वाले थे। इन्होंने शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ की रचना 1888 ईस्वी में की। यह ग्रंथ नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित होता था। ये ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित होता था, तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित किया गया था। इसमें लगभग 1000 कवि यानी कि 838 कवियों का वर्णन मिलता है। कि जो शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ है उसमें हमें 1000 कवियों का वर्णन यानी कि 838 कवियों का वर्णन मिलता है। लगभग में 1000, वैसे इसमें 838 कवियों का वर्णन मिलता है। इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का
प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। यानी कि इस ग्रंथ को, यानी शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य का क्या माना जाता है? प्रस्थान बिंदु माना जाता है। अगले हमारे आते हैं ग्रियर्सन। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण कार्य किए हिंदी साहित्य इतिहास में। 3 महत्वपूर्ण कार्य किए थे किसने? ग्रियर्सन जी ने। पहला, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया, जो 1902 से 1909 ईस्वी तक किया। दूसरा, इन्होंने तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन किया और तुलसी पर लगभग 1 दर्जन फुटकल निबंध लिखे। बाद में जिसने भी तुलसी पर शोध कार्य किया उन्हें इसमें बहुत मदद मिली। तीसरा कार्य इनका था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने अंग्रेजी में की और इस ग्रंथ की रचना इन्होंने 1888 ईस्वी में की। वर्नाक्यूलर का अर्थ होता है खड़ी बोली, लिटरेचर का अर्थ होता है साहित्य। कि जो इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ जो लिखा वो अंग्रेजी भाषा में लिखा और 1888 ईस्वी में लिखा। यह ग्रंथ एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक में प्रकाशित हुआ। इसमें पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया गया। वेरी वेरी मोस्ट कि पहली बार काल विभाजन का प्रयास किसने किया? तो ग्रियर्सन जी के द्वारा किया गया। इसमें 952 हिंदी के कवियों का उल्लेख है। इस ग्रंथ की प्रस्तावना शीर्षक में हिंदुस्तानी शब्द की व्याख्या हिंदी भाषा भाषी प्रदेश से की गई। कि ग्रियर्सन जी ने इस ग्रंथ की जो प्रस्तावना शीर्षक लिखा उसमें हिंदुस्तानी शब्द की व्याख्या किसके लिए की? हिंदी भाषा भाषी प्रदेश के लिए की गई। ये जो ग्रंथ है इस्तवार देला लिटरेचर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 11 अध्याय थे। इसमें कुल इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा और रीतिकाल को रीति काव्य। इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? चारण काल और रीतिकाल को नाम दिया रीति काव्य। इनसे प्रभावित होकर शुक्ल जी ने रीतिकाल का नामकरण रीतिकाल रखा। अर्थात शुक्ल जी ने ग्रियर्सन जी से प्रभावित होकर रीतिकाल नाम दिया। इनके ग्रंथ का हिंदी अनुवाद कि जो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ था, इसका जो हिंदी अनुवाद है किशोरी लाल गुप्त जी ने नवंबर 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास नाम से किया। कि इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त जी ने नवंबर 1927 में हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास नाम से किया और ये किया नवल किशोर प्रेस जिसका प्रकाशन हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से किया गया। इस ग्रंथ को लिखने में 18 पुस्तकों की मदद ली। ग्रियर्सन जी ने अपने ग्रंथ को लिखने में 18 पुस्तकों की मदद ली। बाद में विद्वानों ने पाया कि केवल इन्होंने 5 पुस्तकों की मदद ली, जिनमें से प्रमुख है कि सुंदरी तिलक भारतेंदु जी की, श्रृंगार संग्रह सरदार कवि का, विचित्रोपदेश कक्षिदी तिवारी का, राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास, शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सरोज थी जो 17वें स्थान पर थी और लगभग 886 कवि इस एक पुस्तक से ग्रहण किए गए थे। हम इसे याद रखने की ट्रिक रख सकते हैं कि सुंदरी तिलक यानी कि सुंदरी तिलक भारतेंदु, श्रृंगार संग्रह सरदार कवि यानी कि शिव सिंह की सुंदरी ने श्रृंगार करके विचित्र राग सुनाया। यानी कि शिव सिंह की सुंदरी ने श्रृंगार करके विचित्र राग सुनाया। अर्थात सुंदरी तिलक भारतेंदु, श्रृंगार संग्रह सरदार कवि, विचित्र उपदेश कक्षिदी तिवारी, राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास, शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर। इन्होंने रस को स्टाइल कहा, रौद्र रस को द ट्रेजिक स्टाइल और विभत्स रस को द सैटरिक स्टाइल कहा। अगले आते हैं हमारे मिश्र बंधु। मिश्र बंधु 3 भाई थे। ये मोस्ट है, नेट में पूछा गया था कि मिश्र बंधु
में कौन कौन शामिल थे? पहले थे गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, तीसरे सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों मिश्र बंधु के नाम से रचनाएं लिखते थे और ये लखनऊ इटौजा के रहने वाले थे। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ की रचना 1913 ईस्वी में की। कि मिश्र बंधुओं ने जो मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ लिखा वो 1913 ईस्वी में लिखा। इसकी जो प्रथम तीन भाग है 1913 ईस्वी में हिंदी नवरत्न पुस्तक के पूरक भाग बनकर आए, जबकि जो चौथा भाग था वो 1934 के अंतर्गत आया। कि प्रथम तीन भाग तो कब आए? 1913 में हिंदी नवरत्न पुस्तक के पूरक भाग के रूप में, जबकि जो चौथा भाग था वो आया 1934 के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने काल विभाजन का समुचित प्रयास किया। कि काल विभाजन का प्रयास सबसे पहले तो किया ग्रियर्सन ने, लेकिन जो समुचित प्रयास है वो किया मिश्र बंधुओं ने। इनके ग्रंथ में कुल 4,591 कवि थे। कि इनके ग्रंथ में कुल कितने कवि थे? तो 4,591, यानी कि लगभग 5,000 कवि थे। इन्होंने 8 भागों में काल विभाजन किया। कि इन्होंने टोटल कितने भागों में? 8 भागों में काल विभाजन किया। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने अपनी रचना यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन कि प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन में मिश्र बंधु विनोद पर विचार अभिव्यक्त करते हुए लिखते हैं कि मिश्र बंधुओं ने इतिहास लेखन की विधेयवादी विधि को अपनाया नहीं। जिसे अपनाने का श्रेय किसे जाता है? तो शुक्ल जी को जाता है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मिश्र बंधु विनोद से सर्वाधिक प्रभावित थे। हमने पीछे पढ़ा था कि शुक्ल जी ने जो परिचयात्मक विवरण है वो किससे लिए हैं सबसे अधिक? तो वो लिए हैं मिश्र बंधु विनोद से। तो ये कथन नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखा कि मिश्र बंधुओं ने तो इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति को अपनाया ही नहीं, जिसे अपनाने का श्रेय किसे जाता है? तो शुक्ल जी को जाता है। फिर भी शुक्ल जी किससे प्रभावित थे? तो मिश्र बंधु विनोद से। अगले आते हैं रामचंद्र शुक्ल, जिनका सबसे प्रामाणिक और सर्वमान्य साहित्य आता है यानी ग्रंथ आता है। इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ, जिसकी रचना इन्होंने की 1929 ईस्वी के अंतर्गत। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा जिसकी रचना इन्होंने 1929 ईस्वी में की। ये नागरी प्रचारणी सभा काशी के अध्यक्ष थे। श्याम सुंदर दास ने शुक्ल जी को शब्द सागर लिखने को कहा। कि रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि नागरी प्रचारणी सभा काशी के जो अध्यक्ष थे श्याम सुंदर दास जी, उन्होंने मुझे शब्द सागर लिखने को कहा था। शुक्ल जी ने शब्द सागर की भूमिका में इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के विकास नाम से लिखा था और इसे प्रकाशित करवाते समय इसका नाम हिंदी साहित्य इतिहास रखा। हम पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे तो उसमें पूछा गया था कि शुक्ल जी ने किसकी भूमिका में अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो शब्द सागर की भूमिका में। और किस नाम से लिखा? यानी कि हिंदी साहित्य विकास नाम से लिखा। और प्रकाशित किस में करवाया? तो किस नाम से करवाया? हिंदी साहित्य इतिहास नाम से। इन्होंने इसमें 1000 कवि लिए तथा दोहरे नामकरण की शुरुआत भी शुक्ल जी ने की। सबसे पहले दोहरे नामकरण की शुरुआत भी किसने की? तो शुक्ल जी ने की। इन्होंने अपभ्रंश को क्या कहा? प्राकृताभास हिंदी, यानी कि इन्होंने अपभ्रंश को नाम दिया प्राकृताभास या पुरानी हिंदी भी इन्होंने इसे कहा। इन्होंने प्रवृत्तियों को आधार बनाकर काल विभाजन किया। कि शुक्ल जी ने किसको आधार बनाया? प्रवृत्तियों को आधार बनाकर काल विभाजन किया। इनका इतिहास ग्रंथ सर्वमान्य और प्रमाणिक माना जाता है। इनका जो ग्रंथ है इसका जो संशोधित और परिवर्तित एवं संशोधित संस्करण इन्होंने 1940 में अपने ग्रंथ को संशोधित किया, यानी कि परिवर्तित व संशोधित करवाया।
शुक्ल जी का कथन आता है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी का आदिकाल कहते हैं। कि शुक्ल जी कहते हैं कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी का क्या कहते हैं, आदिकाल। और भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश को बढ़ावा है, जबकि क्या है, भाषा की दृष्टि से क्या है, अपभ्रंश को बढ़ावा ही है। इन्होंने वीर गाथा काल के नामकरण में कुल 12 पुस्तकों की मदद ली, जिनमें से 8 हिंदी की और 4 अपभ्रंश की हैं। कि इन्होंने वीर गाथा काल यानी कि आदिकाल का नाम क्या रखा, इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया। तो इन्होंने इसमें 12 पुस्तकों की मदद ली, जिनमें से 8 थी हिंदी की और 4 थी अपभ्रंश की। जिनमें हिंदी की रचनाएं थी, पहली थी पृथ्वीराज रासो जो चंद्रप्रदाई द्वारा लिखा गया, दूसरी बीसलदेव रासो नरपति नालय, तीसरी परमाल रासो जगनिक, चौथी खुमाण रासो दलपत विजय का, पदावली विद्यापति की, पहेलिया खुसरो की, सातवीं आती है जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार का, और 8वीं आती है जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। की हिंदी की जो रचनाएं ली वो थी 8, यानी कि 8 रचनाएं शुक्ल जी ने हिंदी की ली और 4 अपभ्रंश की। उनमें पहली थी पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई, बिसलदेव रासो नरपति नालय, परमाल रासो जगनिक, खुमान रासो दलपत विजय, पदावली विद्यापति, पहेलिया खुसरो, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। अपभ्रंश में थी पहली कीर्तिलता विद्यापति, कीर्ति पताका विद्यापति। कीर्तिलता 1380 जो विद्यापति के द्वारा लिखी गई, कीर्ति पताका 1403 ईस्वी की है जो विद्यापति के द्वारा लिखी गई। हमीर रासो सारंगधर और विजयपाल रासो नलसिंह भट्ट का है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास लेखन में अन्य पुस्तकों की भी मदद ली। पहली लिखी कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि की, और मिस्र बंधु विनोद मिस्र बंधुओं का। वेरी मोस्ट है कि कविता कौमुदी किसकी है, रामनरेश त्रिपाठी जी की, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, ब्रज माधुरी सार किसकी है, वियोगी हरि की, मिस्र बंधु विनोद है मिस्र बंधुओं का। अर्थात हमारे इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और जिसमें आता है कि उन्होंने कितनी पुस्तकों की मदद ली और कौन कौन सी थी और किस किस की थी। तो हमने देखी 8 तो थी हिंदी की और 4 थी अपभ्रंश की। और इसके अलावा कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी का, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि और मिस्र बंधु विनोद मिस्र बंधुओं का। आगे हम देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, लेकिन इनका जो इतिहास ग्रंथ है अधूरा प्रकाशित माना जाता है, क्योंकि इन्होंने भक्ति काल तक का ही इतिहास लिखा, यानी कि 750 से 1750 संवत तक, यानी कि 693 से लेकर 1693 ईस्वी तक की विषय वस्तु ही प्रकाशित करवाई। इन्होंने क्या किया, अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री को हिंदी में समेट ली, इसलिए हिंदी का पहला कवि इन्होंने स्वयंभू को मानने की भूल कर इन्होंने अपभ्रंश का पहला कवि भी स्वयंभू को माना। कि इन्होंने हिंदी और अपभ्रंश, इन्होंने हिंदी व अपभ्रंश दोनों का पहला कवि किसको माना है, तो स्वयंभू को माना है। दूसरे आते हैं हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, जबकि इन्होंने क्या लिखे, आलोचनाएं लिखी। तो इन्होंने किसी भी इतिहास ग्रंथ की रचना नहीं की, बल्कि क्या लिखी, इतिहास से संबंधित आलोचनाएं लिखी हैं, जो निम्नलिखित है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, और हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1953 ईस्वी के अंतर्गत इन्होंने लिखा। गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी के अंतर्गत लिखा। गणपति चंद्र गुप्त जी ने कौन सा इतिहास लिखा, तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा।
अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों के बारे में। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा है सूर्यकांत शास्त्री ने। कि हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसका है? सूर्यकांत शास्त्री का। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है विश्वनाथ त्रिपाठी जी का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है बच्चन सिंह जी का। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है सुमन राज्य का। इसके अलावा हिंदी साहित्य विमर्श जो 1923 के अंतर्गत लिखा गया पद्मूलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जो 1917 के अंतर्गत लिखा गया एडविन ग्रिप्स के द्वारा। हिंदी साहित्य का अतीत लिखा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास लिखा है भागीरथ मिश्र जी का। और हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास जो नवीनतम है 2019 के अंतर्गत लिखा गया रामकिशोर शर्मा जी के द्वारा। और हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी का जो इतिहास लिखा है वो लिखा नंद दुलारे वाजपेयी, यानी कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी का इतिहास लिखा है। अगला आता है हिंदी काव्यधारा। हिंदी काव्यधारा लिखी है राहुल सांकृत्यायन जी ने। और उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी जी ने लिखी है। ये हमारे इतिहास ग्रंथों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। अगला आता है हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास। कि अगला जो ग्रंथ आता है हमारा वो आता है हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास। यह इतिहास ग्रंथ संपादित है। किसी एक इतिहासकार ने नहीं लिखा कि यह बहुत से इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया था। तो यह इतिहास ग्रंथ संपादित है जो नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा लिखवाया गया था। और इसे शताधिक लेखकों के ने मिलकर लिखा। कि हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास जो एक विद्वान ने न लिखकर शताधिक लेखकों के द्वारा लिखा गया। और इसमें रीति काव्य की जो भूमिका है, यानी कि हिंदी साहित्य के वृद्ध इतिहास में रीति काव्य की भूमिका लिखने की जिम्मेदारी डॉक्टर नगेंद्र को दी गई, जो छठा भाग था। कि जो रीति काव्य की भूमिका लिखी किसने लिखी? डॉक्टर नगेंद्र ने। जो कौन सा भाग था? हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास का छठा भाग था, जिसे बाद में डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका के नाम से प्रकाशित करवाया। जिसे बाद में नगेंद्र जी ने रीति काव्य की भूमिका के नाम से प्रकाशित करवाया। इसमें कुल 18 खंड थे, जिनमें से 16 खंड ही प्रकाशित हुए। कि वृत्त इतिहास में कितने खंड थे? टोटल तो थे 18 खंड, और जिनमें से 16 खंड ही क्या हुए? प्रकाशित हुए। हमारे साहित्य इतिहास की दृष्टि से हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास भी वेरी महत्वपूर्ण है, यानी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला आता है रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास भी हमारी इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने 1986 ईस्वी में, यानी कब लिखा? 1986 ईस्वी में हिंदी साहित्य की संवेदना और विकास नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने 1986 में लिखा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम से। भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों की खोज इनकी प्रमुख विशेषता रही। कि जो रामस्वरूप चतुर्वेदी के लेखन की प्रमुख विशेषता रही कि भाषा और साहित्य का गहरा संबंध इन्होंने बताया। आगे देखते हैं हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में।